नमस्कार। आज गुरुवार हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम तो हमने डिस्कस किया था सेंसस को लेके और वो सेंसस का डिस्कशन अधूरा रहा है। शायद फिर से उसको करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्पीकर ने टाइम मांगा था कि दूसरा भी उनको स्लॉट मिलना चाहिए, तो अगर मौका होगा तो हम फिर से उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सेंसस एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है। हाउस लिस्टिंग शुरू हो गया है 1 जून से गुजरात में, तो उसका इम्प्लीकेशन काफ़ी बड़ा रहेगा। 2027 में सेंसस रियली शुरू होगा तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होंगे। 2 दिन पहले ही अखबार में न्यूज़ आए थे कि गवर्नमेंट फिर से, मतलब कि रूलिंग पार्टी फिर से बिल लाना चाह रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात होगी और एक डिलिमिटेशन की भी बात होगी और बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है। ऐसे तो तूफान की कमी नहीं है हमारे देश में, और अभी जो तूफान मचा है पूरे देश में वो है स्टूडेंट के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ तूफान। हमारे देश में जो स्टूडेंट्स है वो परीक्षाओं की तैयारियों में रहते हैं। अभी वो बात नहीं रही कि मैन मेकिंग प्रोसेस एजुकेशन नहीं है, अभी है कैरियर। और उसमें कितना ज़्यादा मार्किंग, कितना ज़्यादा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, मतलब अभी स्टूडेंट को ऐसे नापा जाता है। हमारे आसपास सबको देखेंगे तो सब लोग बिजी है, कोई ना कोई। ऐसे तो टर्म खत्म हो गया है, सेमेस्टर भी खत्म हो रहा है, फिर भी स्टूडेंट्स कहीं बिजी है। कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस में जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। बच्चे बाहर नहीं दिखते हैं, हमारी स्ट्रीट पे बच्चे नहीं दिख रहे हैं अभी वैकेशन के माहौल में, वरना तो कितना हल्ला गुल्ला पूरा होना चाहिए। अभी आज वो स्थिति नहीं रही है, बदल गई है। पहले कोटा फैक्ट्री का हमने सुना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसको लेके सुसाइड और बच्चों का फ्रस्ट्रेशन, और ये कोटा फैक्ट्री फिल्म भी शायद आई थी मेरे हिसाब से। तो अभी ये दफा जो नीट को लेके, सीबीएसई के ओएसएम को लेके, बहुत सारी एग्जाम्स को लेके स्टूडेंट्स में अभी एकदम नाराज है। स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेक्ट किया था ऐसा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है। स्टूडेंट्स को जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक उसको कंडक्ट करने का, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले नहीं थी, वो आई और वो कंडक्ट कर रही है नीट। और नीट का बड़ा बवाल इसलिए है कि वो खास करके ऑल मेडिकल स्टूडेंट को वो कवर कर लेते, ऑल फैकल्टीज में इंक्लूडिंग नर्सिंग। तो अभी नीट कंपलसरी हो गया, पहले नीट का नहीं था, अभी नीट कंपलसरी हो गया है तो बच्चे नीट के पीछे लगे हैं। और एक है सीबीएसई, अभी एक नया उन्होंने बताया था कि ऑन स्क्रीन आपका मार्किंग का सिस्टम देखा जाएगा, तो सब लोग उसके पीछे, एक नया प्रयोग है, नया एक्सपेरिमेंट है सबका, एक उसको लेके अपने मन में उत्साह भी है। और वो टोटली फेल हो गया, किसका मार्कशीट है किसका हैंड राइटिंग है वो दोनों का मेल ही नहीं हो रहा है। और वो बच्चे जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उन्होंने ही एक्सपोज कर दिया। ये 2 बच्चे उन्होंने बताया भी, पहले एक बच्चे ने तो वार्निंग भी दिया था कि इसमें ये आपकी वेबसाइट जो है, जो सिस्टम है वो क्रैश हो रही है। वो एथिकल हैकिंग वाला बच्चा था, उसने वो बात बताई भी थी, सुना नहीं। हमारी अथॉरिटी सुनती नहीं, हम बोलते हैं कि यहाँ गंदा पानी मिल गया है गटर का, तो सुनती नहीं है, फिर दौड़ते हैं, फिर बड़ा हो जाता है। जैसे अहमदाबाद में हुआ है 2 दिन से, वो हमारे चीफ मिनिस्टर का एरिया है, उनका वार्ड है, वहां पे गटर का पानी और पीने का पानी मिल गया है। और लोग बोल रहे, कंप्लेन कर रहे थे, पर अथॉरिटी नहीं सुनेगी, लोगों की कंप्लेन नहीं सुनेगी। ये एक नया जो रूल ऑफ लॉ इसको बोलेंगे हम कि क्या बोलेंगे, एक नया रूल का जो सिस्टम है उसके कारण जो प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपना वार्निंग मेल भेजा था, सीबीएसई को नहीं गिना गया। फिर वो बच्चे ने बोला कि ये मेरा तो है ही नहीं मार्कशीट, मेरे हैंड राइटिंग और ये हैंड राइटिंग का कोई मेल भी नहीं है, वो ऐसे में कुछ दिखता ही नहीं, सब ब्लर्ड है। मतलब पूरा देश की अथॉरिटी की विजन है वो ब्लर्ड हो गई है, पर उनको वो नहीं दिखता है क्योंकि वो ब्लर्ड हो गई है ना उनका विजन। तो ये, और इसके बीच में गुजरात में जीकास का बवाल मचा हुआ है। ये जीकास का बवाल 2 साल से चल रहा है, बार बार स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स ये कर रहे हैं, एजुकेशन लविंग कंसर्न सिटीजन्स बोल रहे हैं कि जीकास नहीं चाहिए, पर अथॉरिटी तो सुनने के लिए तैयार नहीं। जीकास तो रहेगा,
2 दिन से अखबार में लड़ाई भी चल रही है। यहाँ की एक फेमस लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनका एडमिशन का पोर्टल उन्होंने अलग बनाया है। तो गवर्नमेंट ने बड़ी एडवर्टाइजमेंट दे के वार्निंग दिया है कि वो पोर्टल में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन खारिज हो जाएगा। हमारे जीकास के पोर्टल से ही एडमिशन करना होगा। और जीकास के पोर्टल में क्या हो रहा है, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही, जो स्टूडेंट रह रहा है नवरंगपुरा में या मीठाखली में या पालडी में, और उसने फिलअप किया है जीकास का फॉर्म, उसको कॉलेज अलॉटमेंट कहाँ किया गया, बापू नगर की कॉलेज। तो आप बताइए कैसे हो पाएगा कि स्टूडेंट कैसे जा पाएगा। और जो एरिया में रहते, जो कॉलेजेस जहाँ है ग्रांट इन एड कॉलेजेस, गवर्नमेंट की कॉलेजेस या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, उसमें एडमिशन मिलता ही नहीं है, सब प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप गए। मतलब ये जो है जिकास का पूरा, ये बहुत भयंकर है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कर सकता है। अथॉरिटी में जो लोगों को हमने चुन के भेजा है, वो लोग ऐसे हमारे फ्यूचर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, और थ्रू सिस्टम और ये पोर्टल और ये सब नए नए वर्ड्स और एकदम कंप्यूटराइज, और ये कह के हमें मतलब एक पूरा छलावा चल रहा है कि पेरेंट्स तो इतने वेल इन्फॉर्म नहीं है, इतना एजुकेटेड भी नहीं है, उनको आता भी नहीं है। और ये फोटोज आप इतने केबी में भेजिए, ये डॉक्यूमेंट इतने केबी में भेजिए। अभी केबी और एमबी क्या है कहाँ पता है, हम लोग तो केजी ही समझते हैं, किलोग्राम का पता है पेरेंट्स को। ये केबी एमबी का जीबी का कहाँ पता है लोगों को। उसमें जीकास पोर्टल ने जो 2 साल से पूरा एक कैओस खड़ा किया है गुजरात के एजुकेशन में, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एकदम नामुमकिन कर दिया है। कॉलेज एजुकेशन लेना नामुमकिन हो गया। ऐसा नहीं कि कॉलेजेस बंद हो गए, कॉलेजेस है, वहाँ स्टाफ भी है, वो लोग चाहते भी है कि बच्चे आए और वो पढ़ाए, पर बच्चे वहां जा ही नहीं पा रहे। वो तो बच्चे भी जाना चाहते हैं, एक अजीब बात है। पहले कॉलेज स्टूडेंट जाते नहीं थे कॉलेज में, ऐसी कंप्लेंट थी। अभी कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज में जाना चाहते, वहाँ जो स्टाफ है फैकल्टीज है वो पढ़ाना भी चाहते, पर ये पोर्टल ने ऐसा कुछ जादू किया है कि बच्चे वहां जा ही नहीं पा रहे, उनको वहां एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का है, उसका कैसा एक वल्गर सिनारियो पूरे देश में, ये नीट हो, सीबीएसई हो, या कोटा फैक्ट्री हो, या जीकास हो, तो ये अभी हमारा फ्यूचर, हम समझते थे कि एजुकेशन लेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए हम उसको समझते थे। अभी वो ऐसा है ही नहीं। आप कितना पैसा खर्चा करो, कितना ये करो, 300 रुपया एडमिशन का ये शुरू होगा। अभी उसमें कुछ कंसेशन दिया जीकास में कि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं तो आपका फॉर्म का फी कम। फ्री नहीं है भाई, फ्री कुछ भी नहीं है। और बातें करते हैं कि हम इतना सबको फ्री सब कुछ दे रहे हैं, पर मिनिमम जो फॉर्म हम कॉलेज में जा पढ़ना शुरू किया, तो कॉलेज में जाके फॉर्म लेते थे, वो टाइम 10 रुपए का भी नहीं था, शायद 2 रुपए का था। हम वहां भर देते थे, जो फी है वहां दे देते थे काउंटर पे, हमें रिसिप्ट मिल जाती थी, फिर कॉलेज का आईडी कार्ड मिल जाता था 1 वीक के अंदर, और हम कॉलेज स्टूडेंट्स के रूप में वहां कॉलेज में क्लास अटेंड करना शुरू कर देते। इसमें कौन सा बड़ा मामला है, एकदम सिंपल बात है। उसको कैसा कॉम्प्लेक्स कर दिया है और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं जो लंबी बात नहीं करूंगी, क्योंकि लंबी बात तो बहुत है, फिर भी लंबी बात करने के लिए हमारे साथ स्पीकर है प्रतिभा लाडूमोर करके, जो स्टूडेंट है, और वो खुद सब परेशानियों को देख रहे, फील कर रहे, और कंसर्न भी है कि ऐसे कैसे हाल हमारे स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। तो उनका काफी आक्रोश भी है। तो वो पूरा अभी जो देश में एजुकेशन का सिनारियो और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, उसके बारे में जनरल बात करेंगे, और जीकास को लेके पर्टिकुलर बात करेंगे, क्योंकि जीकास हमारा लोकल स्टेट का प्रॉब्लम है, और उसके कारण कितना सबको तकलीफें उठानी पड़ रही है, और कितना मुश्किल हो गया एडमिशन लेना, उसके बारे में काफी लोग, लास्ट ईयर भी हमने डिस्कशन रखा था, प्रिंसिपल अय्यर साहब ने यहाँ डिस्कशन किया था, तो पता चला था कि ये जीकास कितना भयंकर है, उसको फिर भी चालू रखा है, इसलिए फिर से हम कर रहे हैं। मैं प्रतिभा बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ ये सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी बेन। सबसे पहले मैं मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का आभार मानना चाहती हूँ कि विद्यार्थी के रूप में मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। जो आजकल विद्यार्थी की आवाज़ दबाई दी जाती है, उन बीच में
ये जो ऐसे एमएसडी जैसे जो चर्चाएं होती है उसमें हमें बोलने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मीनाक्षी बेन ने जैसे बताया कि जिकास हम यहाँ के लोकल स्टेट में रह, हमारे मतलब लोकल हमारा क्वेश्चन है जिकास का, तो सबसे पहले डिटेल में हम उसकी बात करना चाहेंगे। बाकी विद्यार्थियों के प्रश्न अक्रॉस इंडिया में बहुत सारे हैं, छोटे छोटे गिनो तो रोज एक डिस्कशन हो सकता है, रोज एक डिस्कशन हो सकता है और रोज एक ऐसा केस सामने आ सकता है कि हमें उस पर गंभीर तरीके से चर्चा करनी चाहिए। पर अभी जो ये जिकास का भयंकर माहौल है विद्यार्थियों के बीच में, सिर्फ विद्यार्थियों के बीच में नहीं, पेरेंट्स के बीच में, कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी के बीच में, जो जिकास है गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज, उसने जो ये वेबसाइट लॉन्च की है कि सेंट्रल ये एम के साथ लॉन्च की है, ऐसा जिकास का बताना है और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का बताना है कि ट्रांसपेरेंसी हो और सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिससे सभी विद्यार्थियों को पर्सनल किसी डिसेंट्रलाइज सेक्शन में जाना ना पड़े। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात की है वो और फीस कम हो उसकी बात से ये उसका एम है। पर जब से मैंने जिकास के बारे में पढ़ा है, मैं खुद इसमें मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे मन में सिर्फ एक ही विचार आया है कि जिकास का विकास है या विकास का रकास है, मुझे ये पता नहीं चलता। क्योंकि जिकास पोर्टल जो है उसको सेंट्रलाइज करने का एम जो है ट्रांसपेरेंसी का है, और वो बता रहे हैं कि सभी मतलब गुजरात स्टेट में जितनी 15 जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उन सबको सेंट्रलाइज करके सभी विद्यार्थी स्टूडेंट उसमें रजिस्टर करके एडमिशन ले सकते हैं। ये उसका दावा है कि वो रजिस्ट्रेशन करके स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है जिकास की? क्या जिकास इंट्रोड्यूस करने से पहले जिसको जिकास में एडमिशन लेना है, जिसको फीस देनी है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जिसको वो चलाना है, क्या उससे कोई ओपिनियन लिया गया है कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं, इसकी ये मतलब हमारे एम है, इससे आपको ये फायदा होगा, वो होगा और आपको ये दिक्कतें नहीं होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए? ये कोई ओपिनियन हमसे लिया नहीं है और मई 2024 में इसको डायरेक्ट लॉन्च कर दिया और हम पर थोप दिया कि जिसको भी कॉलेज में 12वीं के बाद एडमिशन लेना है उसको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई मेथड आती है, उसके लिए हमें ट्रेन होना पड़ता है। सबसे पहले हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हम उससे लर्न करते हैं, सीखते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्या मैं इसमें एडजस्ट कर पाऊंगा, क्या ये सिस्टम सक्सेसफुल जाएगी, और ट्रायल रेशियो जो होता है वो होता है। तो क्या जिकास ने ये किया? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, इन 2 सालों में क्या जिकास ने एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारी ली, कि हमारे रिव्यूज लिए स्टूडेंट के कि आप कौन सी परेशानियों से सफर हो रहे हो, आप कहाँ पर अटकते हो? क्या ये जिकास ने पूछा है? जब जिकास मई 2024 में लॉन्च हुआ तभी करीबन 4 लाख जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, फिर भी सब विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही थी, लो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। अब आप ही बताओ, 12वीं के बाद तुरंत अपने बच्चे को मोबाइल कौन दे देता है? कौन ऐसे पेरेंट्स है जो 12वीं के बाद तुरंत दे देते हैं, ले बेटा फोन ले? अगर समय लगता है, न्यू सिम कार्ड लेते हैं, वो सीखते हैं और एडमिशन की प्रोसेस के लिए नए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो सभी इकट्ठे कर रहे होते हैं, उतने में ही वो टाइम डेडलाइन दे देते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट इतनी है, आप इतनी फी पे कर दो और बाद में फॉर्म फिलअप होगा। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ 4-5 जो बात है वो बताना चाहती हूँ शुरू से लेकर, जिसमें पहली बात है एडमिशन को जो सेंट्रलाइज किया गया है, वो जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, ग्रांटेड कॉलेज है, उन किसी की परमिशन मतलब उसका कोई ओपिनियन नहीं लिया गया है कि हम ये सेंट्रलाइज कर रहे हैं। सीधा थोपा गया है कि आपकी कॉलेज में अगर बच्चे एडमिशन लेंगे तो हमारी परमिशन से, हम अप्रूव करेंगे तो लेंगे। ये है जिकास का सिस्टम अभी जो चल रहा है। और इसमें यूजी, पीजी और पीएचडी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है एडमिशन के लिए, और स्टेट की जो गवर्नमेंट 15 यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन लेने के लिए ये कॉमन वेबसाइट गुजरात में है जो चल रही है। और इसका ऑफिशियल डैशबोर्ड के अनुसार उसके आंकड़े बता रहे हैं कि करीबन 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, मतलब यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए 4 लाख। मतलब इससे ये साबित होता है कि 4 लाख जो विद्यार्थी है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद की प्रोसेस क्या हुई? जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो फी पेमेंट करके,
उसके बाद जो 4 लाख में से करीबन 3 लाख बच्चे जो होते हैं वो फॉर्म फिलअप कर रहे थे। 3 लाख में से फिर भी रेशिया कम होकर 2.5 लाख तक आया, जिस बच्चों ने कॉलेज चॉइस फिलिंग की थी प्रायोरिटी वाइज कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। मतलब मैं खुद होती हूँ तो मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ, तो मैं पालनपुर, डिस्सा, बनासकाठा की कॉलेज का चॉइस फिलिंग नहीं करूंगी। मैं प्रायोरिटी वाइज ही करूंगी, जो मुझे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो वैसी। तो 2.5 लाख जितने बच्चों ने कॉलेज चॉइस फिलिंग की, ये उस डैशबोर्ड का आंकड़ा बता रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। और उसके बाद सिर्फ 40,000 स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है। तो जो बाकी के लाखों बच्चे हैं जो यूजी, पीजी और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका क्या हुआ? उसकी फीस का क्या हुआ जो 300 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए वो पे करते हैं? और दूसरी दिक्कत की बात यह है, अगर आप दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन करो तो एक्स्ट्रा फी 300 रुपए फिर से भरो, जो नॉन रिफंडेबल है। मतलब करीबन जो 4 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन सबकी फी मिलाकर 10 करोड़ जितनी होती है। तो ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी वो टेक्निकल एरर आता है। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि जब मैंने जिकास में रजिस्ट्रेशन किया मेरे खुद के पर्सनल नंबर से, मैंने 300 रुपए फी पेमेंट कर दी, पर मेरा पासवर्ड मुझे नहीं मिला। और पासवर्ड और यूजर नेम के अलावा मेरी प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकती। मतलब मैं फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकती, मुझे किसी भी स्ट्रीम में जाना हो, किसी भी कोर्स में जाना हो। तो ये कितनी मतलब परेशानी है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। और दूसरी जो बात सामने आ रही वो है कि पासवर्ड और यूजर नेम मिल जाने के बाद भी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो फॉर्म है, वो फॉर्म में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट जेपीजी फाइल में ही अपलोड होने चाहिए। तो अगर हम, जैसे आप सबको पता है कि फोटो को कंप्रेस करते करते जब आए तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, मतलब हम अच्छे से देख नहीं पाते कि डॉक्यूमेंट में क्या है। तो मतलब कई बच्चों को ऐसे वेरिफिकेशन डन देते हैं वेबसाइट पर, और जब भी कॉलेज अलॉट करने की बात आती है तब क्वेरी बोलते हैं। तब तक तो राउंड भी खत्म हो गया होता है और वो उसकी डेडलाइन भी आ गई होती है। तो बच्चे और पेरेंट्स इसकी मजबूरी के साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या करते हैं? हमारे पास अगर हम कोई चीज के लिए जाते हैं और हमें पता चल जाता है एक बार कि हमारा यहाँ पर नहीं होगा, हमें कोई दूसरी जगह प्लान बी ढूंढ लेना चाहिए। मतलब प्लान ए गवर्नमेंट कॉलेज है और प्लान बी है प्राइवेट कॉलेज। तो ये जिकास का जो पूरा डिजाइन है, इन सभी ग्राउंड रियलिटीज पर जो ये मैं सोच सकती हूँ कि जिकास का पूरा जो डिजाइन है, ये पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। देखो, आपके पास अभी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट सीट्स है, तो बच्चों को वो गवर्नमेंट सीट्स क्यों टाइम पे अलॉट नहीं होती? क्यों आप वहां पे एडमिशन नहीं देते? आपको पिछले साल 32 राउंड हुए थे, 32 राउंड्स हुए थे एडमिशन के लिए। अभी ये समझते हैं कि जब तक जिकास पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ था, हमें इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, उससे पहले एडमिशन प्रोसेस क्या थी? उससे पहले एडमिशन प्रोसेस थी कि जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वो अपनी खुद की वेबसाइट या ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस रखते हैं, जो 12th का रिजल्ट आ जाने के बाद तुरंत 15 दिनों में वो प्रोसेस खत्म हो जाती थी। इतने कम समय में सबको एडमिशन भी मिल जाता था, जिसको जिस कॉलेज में चाहिए मेरिट वाइज सबको मिल जाता था। और 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फी, मतलब एडमिशन फॉर्म के रुपए 50 रुपए थे। 50 रुपए में भी तुरंत काम हो जाता था और बच्चे को सीट मिल जाती थी और एडमिशन सिक्योर हो जाता था। पर अभी ये जिकास को लाने की जरूरत क्या पड़ी? जिकास को क्यों लाया गया और 300 रुपए जितनी फी? और अभी मीनाक्षी बहन ने बताया कि एसटी और एससी स्टूडेंट के लिए 150 रुपीज कम किए हैं। कम की है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किए है, जो मीनाक्षी बहन ने पहले से बताया है। तो ये जो जिकास, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो हमें क्या दे रहा है कि पहले 50 रुपए में से हम 300 रुपए में आ गए। पहले 15 दिनों में हमारा काम हो जाता था जिकास पोर्टल आने से पहले। और अभी क्या हो रहा है, मई महीने से अभी उसका रजिस्ट्रेशन चालू होता है और दिसंबर तक राउंड चलता है। मई से दिसंबर तक का जो 6 महीने का गैप है, उसकी भरपाई कौन करेगा? विद्यार्थी का जो इतना लॉस हो रहा है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब मई से दिसंबर तक चालू हो जाता है, जैसे जिकास के आने से पहले हो जाता था। और जो एग्जाम की प्रोसेस है वो फरवरी मार्च में फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम आ जाती है। तो करीबन बच्चे को एक ही महीना मिलता है अगर वो जिकास पोर्टल से रजिस्ट्रेशन होकर एडमिशन उससे बहुत भागम भागी दौड़ा दौड़ी करके बाय चांस मिले तो। अगर एडमिशन मिल गया तो उसके बाद भी उसको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम के लिए
कम से कम 1 ही महीना तैयारी के लिए मिलता है। तो उससे सीधा ये साबित होता है कि सिस्टम को हमारे एजुकेशन क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको पोर्टल चलाना है, प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहित करना है, उसको बेनिफिट दिलवाना है, इसलिए वो स्टूडेंट का, पेरेंट्स का और सोसाइटी का यूज कर रहे हैं। अभी ये जो इतने महीनों का गैप है, और सबसे गंभीर जो बात है वो रूरल एरियाज में से जो स्टूडेंट आते हैं, अभी वहाँ जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है वो लो है, हम सबको पता है। और दूसरी बात है कि 300 रुपये फी तो हमने भर दी, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, पासवर्ड नहीं मिल रहा, कैप्चा हम अच्छे से नहीं फिलअप कर पा रहे, जेपीजी में फाइल हम अपलोड नहीं कर पा रहे। हेल्पलाइन में कॉल करो, हेल्पलाइन भी है, पर उसके पास एक ही जवाब है कि ब्राउजर चेंज करो, सिम कार्ड चेंज करो, मोबाइल चेंज करो। तो क्या हम ये पैसे बटोरने के लिए हम यहाँ पे बढ़े कि हम चेंज करें? आपको ये नहीं पता कि आप अपनी सिस्टम चेंज करो। और जब भी ये बच्चा गांव से आया हुआ, मतलब गांव में रहता, 12th के बाद कहीं सीधा सिटी में नहीं आ जाता पढ़ने के लिए कि चलो मुझे एडमिशन प्रोसेस जिकास में करनी है तो मैं सिटी में जाऊँ और अपना नेटवर्क कनेक्शन उसको जो पावरफुल है वहीं पे जाके मैं रजिस्ट्रेशन करूँ। तो उसके बाद वो जाता है साइबर कैफे में। अभी गांव में साइबर कैफे नहीं होते, ये आप और मैं सब जानते हैं। बहुत मुश्किल से एक दो ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां गांव में साइबर कैफे है। उसके लिए उसको दूसरे सिटी, मतलब अपने नजदीकी जो सिटी है वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे भी वो 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पे करता है जिकास के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसका मिनिमम खर्चा, मतलब आना जाना, रजिस्ट्रेशन की फीस, साइबर कैफे की फीस 1,000 करीबन हो जाती है। उसके बावजूद भी उससे अगर अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ना मिले तो फिर से उसे दूसरे राउंड के लिए सेम प्रोसेस करनी है। तो इसकी जरूरत क्या है? अगर मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन किया है, मैंने सारी प्रोसेस आपको, मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए हैं, मतलब ऑनलाइन सब सबमिट कर दिया है, तो आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या आपके सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उसका सीधा मतलब ये जाता है कि आपके पास कोई डेटा कलेक्शन के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ही आप मुझे बारी बारी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, फिर से चॉइस फिलिंग करवा रहे हो, फिर से उस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में तक, मतलब 32 राउंड तक मुझे वो धीरे 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 करते प्राइवेट कॉलेज में लेके आ जाएंगे। तो मेरी इतनी साल मेहनत करने का क्या फायदा? मैं मेहनत करती हूँ, मैं एडमिशन प्रोसेस में इतनी जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसमें मैं अपना टाइम देती हूँ, पैसे देती हूँ, फिर भी जो मैं अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही। तो ये जिकास पोर्टल का काम क्या है? जिकास के आने से पहले ये सब नहीं था। और जो अभी मीनाक्षी बेन ने बताया, जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की है, सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहां पर वो लोग अपनी अपनी खुद की वेबसाइट है एडमिशन के लिए, वो खुद अपने एडमिशन की वेबसाइट है, वो खुद एडमिशन लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सब करते हैं। पर फिर भी जिकास ने उसको ऐसा, जिकास का ऐसा दावा है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले जिकास में आना पड़ेगा। तो मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की दादागिरी है कि आपको आना ही पड़ेगा। और सेंट जेवियर्स कॉलेज बच्चों को बोल रहा है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी दो, हम आपको एडमिशन देंगे। तो दूसरे दिन जिकास वाले पूरी न्यूज़पेपर में जाहिरात करके बड़े पे लिखते हैं, बड़े बॉक्स में फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जिकास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वरना आगे वैसे एक मतलब धमकी हुई कि आगे जाके आपको कानूनी जो पगले होंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ, जिकास वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये स्टूडेंट जाए कहाँ? क्या ये यहाँ से यहाँ खींचने के लिए पढ़ाई करता है? जो देश का भविष्य जिसको हम स्टूडेंट को बोलते हैं, ये जिकास जैसी पोर्टल में खींच गया है, वो एडमिशन ही नहीं ले पाएगा तो आगे पढ़ेगा क्या? और दूसरी जो बात है कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहा है। जैसे कि पिछले साल मुझे बीए में एडमिशन लेना था, मैंने रजिस्ट्रेशन किया पर मेरे यूजर नेम और पासवर्ड मुझे नहीं मिला। और जैसे हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया, मेल किया, सब किया, पर कोई रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं। उसके तुरंत बाद, मतलब 3 से 4 दिन बाकी थे इन सभी प्रोसेस के, तो हमने कॉलेज पर ऑफलाइन जाके हमने विजिट किया और बोला कि हमें एडमिशन चाहिए, मेरे पास सब ये मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब मेरे पास है और मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, ऐसा मैंने बोला। तो स्पष्ट हमारे मुंह पर ऐसा बोला गया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर जिकास में रजिस्ट्रेशन होगा तो एडमिशन मिलेगा। तो मेरा तो पूरा 1 साल बर्बाद हुआ ना, कि अगले साल जब जिकास वो जाहिरात करेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हुआ है तभी आना। तो क्या ये मेरे 1 साल की कोई कीमत नहीं है?
क्या हमारी चीखें जिकास वाले गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं सुनाई दे रही कि ये जो ग्राउंड लेवल के जो बच्चे हैं, जो गांव से आते हैं, जिसको अभी डिजिटल कोई ट्रेनिंग मिली नहीं है, ये इतने सफर हो रहे हैं, तो क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है कीमत की, उसके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे ज्यादा जो मुझे दुख होता है जिस बात का, कि कई साल पिछले 20 से 25 साल से अब तक लेकर एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बनी है, एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उससे विपरीत वो सीटें कम होती जा रही है, मतलब सीटें कम होती है मतलब वो प्राइवेट कर देते हैं, सेल्फ फाइनेंस कर देते हैं। जैसे कि जिकास में मुझे एडमिशन लेना है, कि बीएस स्कूल ऑफ नर्सिंग में मुझे एडमिशन लेना है, कि मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर एजुकेशन अच्छा है, तो मेरे पास इतने मार्क्स भी है कि मैं वहां पर एडमिशन ले सकूं। पर या तो मेरे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं हुए, या तो फाइल अपलोड नहीं हुई, या तो मुझे पासवर्ड नहीं मिला। हर टाइम ओटीपी डिले आता है, तो ओटीपी की वजह से भी मैं बीएस में एडमिशन नहीं ले पा रही। तो अभी दूसरे राउंड में, फर्स्ट राउंड में मैं एडमिशन मुझे नहीं मिला क्योंकि उसमें मेरा नाम ही इंक्लूड नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। दूसरे राउंड में जब भी मैं ये प्रोसेस फिर से करती हूँ, तब क्या होता है कि ऑलरेडी बीएस की जो 50 सीट है वो अलॉट हो गई है, 50 गवर्नमेंट सीट है वो अलॉट हो गई, मेरे पास मेरिट है, अच्छे मार्क्स भी है, मैंने मेहनत करके लाया कि मैं बीएस में ही जाऊंगी। और उसके दूसरे राउंड में क्या होता है, मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ, फीस फिर से पे करती हूँ, और दूसरे राउंड में गवर्नमेंट सीट बचती ही नहीं है, गवर्नमेंट सीट बचती ही नहीं है, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस सीट बचती है। तो क्या ये मेरी भूल है कि मेरा रजिस्ट्रेशन डिले हुआ है, मेरी भूल है, डॉक्यूमेंट अपलोड सही से नहीं हुआ है, मेरी भूल है, या आपकी सिस्टम की भूल है? और दूसरी बार मुझे 1 लाख फी पे करके प्राइवेट में एडमिशन बीएस में लेना पड़ेगा। अगर मैं एक ही क्लास में पढ़ती हूँ तो जो मतलब 50 मार्क वाला जो बच्चा है वो गवर्नमेंट सीट में होगा, और जो मेरे 90 हो तो मैं सेल्फ फाइनेंस सीट में होगी। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रही कहाँ से? जो एम था जिकास का वो कहाँ से रही? मतलब सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह से जिकास से नहीं मिल रहा। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पब्लिक गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट में जो 516 अनुच्छेद के अनुसार तहत कोई भी यूनिवर्सिटी अपने यहाँ अपने मुताबिक एडमिशन ले सकती है, कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, और उसके फंक्शन वो कर सकती है। पर उसके ऊपर जाकर जिकास ने जैसा सोचो कि अपने हाथ में वो सब ले लिया कि आप कौन होते हो, ये सब नियम वियम कुछ नहीं होता। उसका सीधा असर तो यही जाता है ना कि 2023 के एक्ट में है कि जो यूनिवर्सिटीज है वो अपने आप एडमिशन ले सकती है। अपने ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी जो है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को छोड़कर हम बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास ये सत्ता थी कि वो एडमिशन दे सकते हैं। पर अभी कुछ बचा ही नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस के बजाय ये सब दादागिरी चलने लगी है कि आप ऐसे एडमिशन नहीं दे सकते। और आप और मैं सामान्य नागरिक सोच सकते हैं कि अगर हमें 12th के बाद हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन को एडमिशन लेना है, तो हम क्या सोचेंगे कि पहले हम एडमिशन सिक्योर कर लें, बाद में सब प्रोसेस जो जहां मिलेगा वो ले लेंगे। तो अभी जिकास में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा तो आप सिक्योर एडमिशन कैसे कर सकते हो? अगर मैं बीएससी नर्सिंग में जाना चाहती हूँ और रजिस्ट्रेशन की राह देख रही हूँ, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं बीए में एडमिशन ले लेती हूँ, अगर इसमें नहीं मिला तो मैं ये कोर्स कर सकती हूँ। पर ऐसा ऑप्शन हमारे बीच अभी रहा ही नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या है कि सभी पेरेंट्स सभी स्टूडेंट को ऐसे फोर्सफुली मेंटली स्ट्रेस दे के ऐसा किया जा रहा है कि तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ, उसके दरवाजे खटखटाओ, हम बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट सीट खाली रहती है, फिर भी प्राइवेट सीट क्यों पूरी भरती है? इसका कोई जवाब जिकास के पास है? और जिकास का एक एक भी ऐसा कुछ बता दीजिए मुझे जिसने वो गवर्नमेंट गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आकर, किसी भी अधिकारी ने आकर सामान्य बच्चे की, सामान्य स्टूडेंट, पेरेंट्स या टीचर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर की उसने कोई रिव्यू ली हो कि आप कैसे, आपको ये कैसा लग रहा है, क्या ये सिस्टम आगे चलेगा, आप इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप क्या क्या फेस कर रहे हो? मतलब हमारे पास ये कोई राइट नहीं है, वो हमें बता दे रहे कि हम ये थोप रहे हैं और हम ले रहे हैं। उसमें कई बार विद्यार्थी और पेरेंट्स की भी भूल कहीं ना कहीं रह जाती है कि मैं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सोचती हूँ एक स्टूडेंट होके, कि अगर मैं इन सब झमेले में पड़ूंगी, आवाज उठाऊंगी, आगे जाऊंगी, तो मुझे अगले साल एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी ना किसी तरह से मुझे यहाँ से निगलेक्ट कर दिया जाएगा।
ये डर सबके पेरेंट्स और विद्यार्थी के बीच में रहता है। दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट सीट ना मिले तो प्राइवेट में पैसे देकर एक साल बिगाड़ना नहीं है, हम एडमिशन ले लेते हैं। पर अगर मैं कहूँ हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स अगर रोड पर आए और अपने प्रश्नों सब प्रकट करे कि हम ये सारी दिक्कतों से परेशान है, हमें जिकास नहीं चाहिए, तो कौन रोक सकता है जिकास को जाने के लिए? आप सब मुझे बताएं, कौन है? अगर सारे बच्चे रोड पर ना आए, सारे बच्चे आवाज ना उठाए, तो कौन है जो रोक सकता है? हमारे पास, हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के बच्चों ने अपनी कॉलेज छोड़ दी थी, कैरियर छोड़ दिए थे, जॉब छोड़ दिए थे, किसके लिए? आप उसको देशभक्ति बोलो, जो भी बोलो, जो भी पर्पस के लिए, पर वो गुलामी में रहना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने कैरियर की चिंता किए बिना, जॉब की चिंता करे बिना स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे। अभी हमारे पास ऐसी कोई क्राइसिस अभी विद्यार्थियों के पास नहीं है कि हमें ऐसे आंदोलनों में जुड़ना पड़े, पर हमारे लिए अगर हम व्यक्तिगत सोचे तो फिर भी हमें रास्ते पर आना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि ये जिकास हमें नहीं चलेगा। ये बात हुई जिकास की, गुजरात की जो जिकास पोर्टल है उसकी बात हुई। तो आप सोच सकते हो कि जिकास के कारण हमें इतने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो स्टूडेंट के अभी नेशनल लेवल पर कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, कितने प्रॉब्लम हो गए। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय में कितने पेपर लीक हुए हैं। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, ऐसा बता रहे हैं कि पहली बार इतिहास में एनटीए का पेपर, नीट का पेपर यूजी का लीक हुआ है। मतलब ऐसा है कि पहली बार गलती हुई है तो माफ कर दो, दूसरी बार होगी तो बोलना, तीसरी बार बोलना। और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहती हूँ कि क्या आपको ये नीट के बच्चों की चीखें नहीं सुनाई दे रही कि आप अभी भी वहां पर बैठे हो? उसका जो सिस्टम है पूरा, अभी एक नई एक एयरफोर्स से पेपर अभी जो ट्रांसपोर्ट हो गए, तो मतलब आपको अपनी स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस पर भरोसा नहीं है? प्रेस प्रिंटिंग से जो पेपर लीक हुआ था, वहां पे आपने कुछ किया? वहां पर कौन सी फोर्स आपने तैनात की है? और मैंने खुद नीट दी है, उसके अनुभव पर से मैं कह सकती हूँ कि जब आप नीट एग्जामिनेशन में एंट्री करते हो तो उसके क्राइटेरिया होते हैं कि आपको फुल स्लीव्स नहीं पहननी है, आपको वॉच नहीं पहननी है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल चाहिए, पेन भी वो लोग वहां से देते हैं, हमारी खुद की पेन भी हम नहीं ले जा सकते, और कपड़े में कोई बटन नहीं होना चाहते। हम सब ने वीडियोस देखे होंगे कि बच्चों के जो कपड़े के बटन होते हैं वो काट देते हैं, किसी के बाल छोड़ देते हैं कि तुम्हारे बालों में कुछ तुमने छुपाया है, कुछ भी करके ऐसी सिक्योरिटी वहां पर है। पर ये कैसे भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं कि पूरी सिस्टम जो आपकी है वो पूरी फूटी हुई है। ये विद्यार्थी की सिक्योरिटी तो आप मतलब दिखावे के लिए कर रहे हो। अभी नीट यूजी कैंसल होने से जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, उसकी जीवन की वैल्यू क्या है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? उसके पेरेंट्स के लिए। क्या ये सब बात कहीं आपने सुनी है? किसी भी सत्ता में बैठे हुए जो रूलिंग पार्टी है, किसी से भी आपने ये बात सुनी है कि ये जो बच्चों ने सुसाइड किया है उसके कारण क्या किया है? कारण सबको पता है, पर उसके लिए क्या किया जा सकता है वो किसी ने चर्चा की है? अभी हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि हम मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी में जो चर्चा होती है उसमें ये बात खुलेआम एक विद्यार्थी होके मैं बोल सकती हूँ। बाकी अगर आप सीबीएसई का जो एएसएम है, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो सिस्टम शुरू हुआ है वो आप सबको पता है। अभी ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने रख दी है। उन लोगों ने जो कोएम्प्ट को ये टेंडर पास किया है, पर उसके पहले सीबीएसई के 2 टेंडर है वो फेल हुए थे। जो 2 कंपनी ने टेंडर दिए थे कि वो ओएसएम को वेबसाइट बनाएंगी, पेपर चेकिंग करेंगी, डिजिटल तरीके से वो करेंगी, पर जो 2 टेंडर है उसमें वो सारी कंपनियों का टेंडर क्यों फेल हुआ? उसके पीछे का भी एक रीजन था, क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स थे कि सीबीएसई में पेपर चेकिंग, मार्किंग सब इस तरीके से होना चाहिए, अगर डिजिटल हो तो उसका स्कैनिंग जो होता है वो हाई पावर में होना चाहिए, मतलब 300 में होना चाहिए, 300 डीआईपी में होना चाहिए, और ऐसे पैरामीटर्स थे। तो जो टेंडर लेके जो आते थे वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे कि अपनी तरफ से वो ऐसा दे पाएंगे। फिर तीसरी बार जो टेंडर आया वो कोम्प्ट और टीसीएस दोनों ने दिया। कोम्प्ट जो है वो अभी मेरे पास है, तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन में उसने डिजिटल चेकिंग के लिए पहले एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जो कोएम्प्ट, अभी जो सीबीएसई का जो पेपर चेकिंग है उसमें जिसका टेंडर पास हुआ था वो कोएम्प्ट है, पर कोएम्प्ट पहले जो तेलंगाना में जो बोर्ड है उसमें
डिजिटल चेकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तभी पता है कि उसमें टेक्निकल एरर्स और स्कैनिंग के प्रॉब्लम की वजह से 8 लाख विद्यार्थी का फेल का रिजल्ट आया था। उसके बावजूद भी कोएम्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मतलब जानबूझकर हम हमारी जो सिस्टम है वो बुला रहे हैं कि आओ चलेगा यहाँ, मतलब आप सस्ते हो आप आ जाओ, हम तो फी वसूल लेंगे विद्यार्थी से। और जो रीचेकिंग जो बच्चे करवाते हैं, रीचेकिंग की फीस भी लगती है। तो आप कोई टेंडर वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले को आप अगर कम पैसे देते हो तो वो आपका प्रश्न है, मतलब आपके जो पॉकेट में कम पैसे आ रहे हैं तो आप उसको टेंडर वाले को कम रेंट दे दो और बच्चों का भविष्य बिगाड़ दो। जैसे कि हमारे पास अभी 2 उदाहरण आए हैं। सार्था सिद्धांत, उसने वो 19 ईयर ओल्ड एथिकल हैकर है, मतलब उसको हैकिंग का शौक है। ओएसएम जब रिलीज हुआ था कि उसके इंट्रोड्यूस किया था सीबीएसई ने कि ऐसे डिजिटल पेपर चेकिंग हो गए, तभी ये सिद्धांत ने क्या किया कि उसको हैकिंग का शौक था, उसने पहले से ओएसएम वेबसाइट वालों को सीबीएसई को अलर्ट कर दिया कि ये वेबसाइट आसानी से हैक हो सकती है, मैं करके दिखा सकता हूँ, ये हो सकती है। 19 साल का बच्चा जो वेबसाइट हैक कर सकता है सीबीएसई की एग्जाम, तो आप सोच सकते हो फिर भी सीबीएसई का कोई मतलब रिप्लाई नहीं आता है। मेल किया होता है फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। मतलब उसे तो पता है कि ये मतलब उसमें फ्रॉड हो सकता है, ये हैक हो सकता है। सीबीएसई को उसका सीधा मतलब यही जाता है, रिप्लाई ना देना, मतलब उसको पता है कि ये सब हम ही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ये बच्चा है एक ब्लॉग बनाता है और पूरी सिस्टम को बताता है, एक्सपोज करता है सीबीएसई का जो पेपर ओएसएम डिजिटल जो चेकिंग मार्किंग चल रहा है उसमें। उसके बाद एक दूसरा बच्चा आता है वेदांत श्रीवास्तव। वेदांत श्रीवास्तव है, उस सीबीएसई 12th की एग्जाम देता है और उसमें फिजिक्स के उसके लो मार्क आते हैं 65। तो उसने पेपर लिखा है, उसे पता है कि मेरे अच्छे मार्क आने वाले हैं। मुझे मैंने पेपर लिखा होता है तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्क मिलेंगे। तो 65 मार्क्स आते हैं और उसके बाद वो बच्चा ट्वीट मतलब रीचेकिंग के लिए अपनी जो पेपर शीट है वो मंगवाता है। तो पेपर शीट में क्या होता है, जो पहला पेज होता है वो उसने लिखा हुआ होता है और जो दूसरी शीट होती है उसके हैंडराइटिंग थे ही नहीं। मतलब ये झमेला क्या चल रहा है कि मीनाक्षी बहन की शीट मैं यूज करूं, मेरी शीट दादा यूज करे, तो मतलब हम तीनों के पैसे मिलकर लेने वाले हो आप, हम तीनों को मिलकर सीट देने वाले हो आप। और तभी ये जो वेदांत श्रीवास्तव है वो अपनी आवाज बुलंद करके ट्विटर हैंडल पे अपना ये पूरा सीबीएसई का पेपर शीट एक्सपोज करता है और बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ है। और आप सभी को पता है कि जब भी आप अभी इन स्थिति मतलब देश की जो स्थिति है, देश की इस हालत में है जहां विद्यार्थी अब एक्सपोज कर रहा है पूरी बोर्ड की सिस्टम को, आवाज उठा रहा है, तो लोग उसे बोलते हैं ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। तो बच्चा क्या करे, सीधा एंटी नेशनल आप बोल दो। तो वो सीबीएसई की एग्जाम में आप अगर वो एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, तो आपने उसको एंट्री क्यों दी? अगर वो होता तो आपने उसका फॉर्म फिलअप क्यों होने दिया? डोमेस्टियल सर्टिफिकेट जैसी भी कोई बात होती है ना, होती है सीबीएसई में होती है, गुजरात बोर्ड में होती है, तो वहां पे भी होगी। और उसके बाद जो मतलब रिपोर्टर है उसके घर जाकर इंटरव्यू भी लेते हैं, तभी हम अपने शिक्षण मंत्री को वहां बुलाते हैं कि देखो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है या इंडिया में है। मतलब ये जो सारी दिक्कतें है, सारी विसंगतताएं हम सबको पता है, पर आवाज उठाने के लिए हम कोई तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत स्वार्थ, मजबूरियां और ये सिस्टम फेल्यूर के बीच में बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स ये सब उसका भोग बन जाते हैं, सिर्फ एक ही बाबत के लिए, बस हमारे जो सत्ता पर बैठे हैं, जो ये सिस्टम में है, उसके जो पॉकेट भरने चाहिए, बात खत्म, आप कहीं से भी लाओ। अभी कृपाली मेरे साथ है, क्रिश डॉक्टर क्रिश भी मेरे साथ है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट की फीस कितनी होती है। गवर्नमेंट की फीस होती है मतलब न्यूनतम फीस होती है जिसका हम पे कर सकते हैं, हमारा गुजरान भी चल जाए और फी भी पे कर सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं। तो कृपाली की जो फीस है गवर्नमेंट कोटा की फीस पर ईयर 11 लाख है, गवर्नमेंट कोटा की फीस एमबीबीएस की। और उसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की फीस 25 लाख पर ईयर, 25 लाख। तो आप मुझे बताओ कि आपके घर में है, मतलब आपकी एक महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है सिर्फ एजुकेशन फी के लिए, अगर होगी 2 लाख होगी तो भी आप फी ही भरोगे, खाना पीना मतलब भूखे मर जाना, फी भरो।
और उसके बाद क्या होता है, मतलब मेडिकल सीट में गवर्नमेंट कोटा की फीस इतनी लैक्स में है, तो ये सरकार फीस इतनी लेती है तो नई गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं बनवाती? उसका सीधा मतलब क्या जाता है कि वो प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपनी दुकान खुली रखो, हम स्टूडेंट भेजेंगे। ये गवर्नमेंट ये इनवाइट करती है बच्चों को कि आप प्राइवेट में जाओ, और ये दोनों मिलजुल कर इन बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका जीना हराम कर दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये तो बात हुई नीट यूजी पीजी सीबीएसई एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक के जो इतिहास है वो भारत में चलता ही आ रहा है और एजुकेशन सिस्टम गिरता ही जा रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है एजुकेशन एजुकेशन की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। अगर अगर जीवन हमें, एक ह्यूमन बीइंग है तो हमें रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड है, पर बेहतर जीवन जीने के लिए हमें एक अच्छा क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, और गुड एजुकेशन के साथ हम अपनी मोरल वैल्यूज को बनाए रखें और हमें हमारे राइट्स मिले, उससे हम अपना बेहतर जीवन बना सकते हैं। वरना खाते तो पशु भी है, पीते भी पशु है और रहते भी पशु है, तो पशु और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहता। अगर हमारे जीवन में जो है गुड क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं आता तो हमारे जीवन को हम बेहतर नहीं बना सकते, आप और मैं सब जान सकते हैं। और दूसरी, जो गुजरात में जो प्रश्न अभी चल रहा है, जीकास का है, नीट का पूरे इंडिया में चल रहा है, एसएससी जीडी है, सीबीएसई जो ओएसएम मार्कशीट वाला सब कुछ चल रहा है, वो परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। पर अभी मैं बात कर रही हूँ कि अगर मुझे एडमिशन मिल गया पैसे देकर, मैं गिर सोमनाथ से आती हूँ अहमदाबाद में रहने के लिए, तो मेरा जो रहने का एक्सपेंस है वो कौन पे करेगा? अभी तो आपने मुझे लूट लिया है, मतलब मजबूरी में आपने मुझसे फीस भी ले ली है, सब कुछ कर लिया है। तो सरकार बोलती है गुजरात में कि समरस हॉस्टल हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो समरस हॉस्टल की प्रोसेस कब चालू होती है? मतलब आपका जुलाई में एडमिशन होता है, जिकास के आने से पहले की बात करते हैं हम, जुलाई में एडमिशन होता है और दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समरस हॉस्टल की चालू होती है। मतलब जो इन गैप में 6 महीने है वो मैं कहाँ रहने जाऊँ? और जो पीजी चल रहे हैं अहमदाबाद में, पीजी चल रहे हैं वो भी उसकी परमिशन के बगैर पीजी चल रहे हैं। कोई कॉरपोरेशन का हॉस्टल नहीं है कि जहाँ बच्चे जो दूर से आए हो, जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, वो रह सके। गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ हर एक बच्चा रह सके। समरस है वो आप सबको पता है, समरस हॉस्टल मेरिट वाइज मिलता है, मतलब आपके मार्क्स कम है तो आप अपने पैसों से रहो, जहां भी रहना है, रोड पे रहो, पीजी पे रहो, किसी भी प्राइवेट फ्लैट में रहो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा कॉरपोरेशन का जो विद्यार्थियों के प्रति जो संवेदना है ये है कि हम अभी इतने पर मंथ 10,000 12,000, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर सीनियर सिटीजन है पर जो सुन रहे हैं सबको पता है कि वो खुद एक मंथ का कितना पे करते हैं। यहाँ पर बीजे का भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज, फुल गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 25,000 है। मतलब अभी आप ये अनुमान लगा सकते हो कि एक जमाना था जहाँ कॉलेज फी 50 रुपया 100 रुपया 2,000 तक बढ़ी थी, पर सीधा 25,000, फिर भी किसी ने एक बार आवाज नहीं उठाई। और दूसरा जो प्रश्न है कि हम सभी, आप सभी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके देखा और वहां के वॉशरूम को देख लो, आपको वो पूरी यूनिवर्सिटी का दिख जाएगा, कॉलेज का दिख जाएगा कि ये क्या शासन चल रहा है। अगर हमारी बेसिक नीड हमें नहीं मिल रही तो ये नेशनल लेवल का एनटीए है, कुछ भी है, यूपीएससी है, जीपीएससी है, उसमें हम जाकर क्या करें? ये वही सिस्टम है। आज विद्यार्थी हताश हो गया है, मैं कितना भी पढ़ूं, कितनी भी मेहनत करूं, ये सिस्टम फेल्यूर है, मेरा इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब सिस्टम फेल्यूर के सामने हम सब क्या फेल हो जाए? क्या उस सिस्टम को हम बदल नहीं सकते? क्या आज के युवा में, आज के विद्यार्थियों में वो जोश नहीं है कि रास्ते पर आकर अपनी लड़ाई दे, अपनी आवाज उठाए, अपनी आवाज को बुलंद बनाए? कि आपका सीने में दर्द नहीं होता? फिर से मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को कहती हूँ कि आपको ये चीखें सुनाई नहीं देती? और उसके बावजूद भी एक गर्ल्स, एक लड़की हो के मैं इतना बता सकती हूँ कि एक भी वॉशरूम, एक भी टॉयलेट ऐसा नहीं है जो मैं अपने पीरियड्स के दौरान अच्छे से हाइजेनिक वे में यूज कर सकूं। तो ये बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान में भी ये आ जाता है। तो हम अपनी बेसिक नीड आप फुलफिल हमें नहीं कर पा रहे हो, फीस लेते हो, तो हम एजुकेशन तो कैसे ले? अच्छा एजुकेशन
और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो अलग अलग कामगिरी सौंप दी गई है। आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, आपको हमारा काम करना है। मतलब सेंसस में जाओ, आप कुछ भी गवर्नमेंट सर्वे हो तो उसमें जाओ, कोई भी ट्रेजेडी आ जाए तो उसमें आप जाओ। और मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि कुत्तों की सेंसस के लिए भी टीचर को पहले ऑर्डर दिया था। मतलब ये टीचर फ्री ही नहीं होता तो बच्चों को पढ़ाए कैसे? उसकी मानसिक हालत ही ठीक नहीं रहने देते, वो बच्चों को कैसे पढ़ाए? इन सब के बीच में जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं हमारे जैसे, जिसको संवेदना थोड़ी बची है, वो ऐसे घुट घुट कर अभी भी मर रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हर एक विद्यार्थी नहीं जागेगा, तो अभी ये होता ही रहेगा। ये भी एक फैक्ट है। जब तक हम उसके कॉलर पकड़ के उसको नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक हमें ये सहन करना है। ये बात भी सही है। और जब अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे ये नीट यूजी कैंसलेशन के बारे में, तो पुलिस उस पर वो पानी से वाटर कैनन से वो कर रही है। तो अभी मैं ही होती तो मुझे भी अपनी जान प्यारी है, मेरे माँ बाप को भी ऐसा है कि मेरे बच्चे सेफ रहे। अभी ये पुलिस, सेंट्रल पुलिस, स्टेट पुलिस, गवर्नमेंट, ये सब सीधा करवा रहे, स्टूडेंट की आवाज को दबा रही, जो इस देश की नींव है। अगर ये आवाज दबा रही है तो आगे आप कर ही क्या सकते हो? इस देश में, इस देश की हालत सुधारी कैसे सकते हो? दिन ब दिन ये देश की हालत बिगड़ती जा रही है कि कौन कहाँ विदेश में गया, क्या हो रहा है, किसने क्या खाया। पर स्टूडेंट के प्रश्नों के सामने तो आप एक बार मुड़ के देखिए। पर मुझे यहाँ पर एक बात भी ये नोटिस हो रही है कि ये जितने जितने सत्ता पर बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कोई भी, आप ऊपर से लेके नीचे तक आ जाओ, सभी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि उसको पता ही नहीं है कि हम किस सिचुएशन से सफर हो रहे हैं। ये जिकास जैसा पोर्टल 2 साल में जो इतनी ट्रेजेडी खड़ी कर सकता है, इतने स्टूडेंट को ड्रॉप आउट कर सकता है, तो आप सोचिए कि अगले कुछ 5-6 साल में क्या होगा। तो हमारा तो एक ही अभी मांग है कि जिकास चाहिए ही नहीं हमें। अगर दूसरी बात, दूसरा पहलू ये देखे, जैसे ओएसएम है, वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है, और ये जिकास है, जिकास को भी कोई मैनेज कर ही रहा होगा, जो आईटी वाला है कोई भी मैनेज कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। तो सबसे पहले उसको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं और आपको प्रोसेस ये रहेगी। तो हमें पता ही नहीं है कि भाई आपने क्या लॉन्च किया है, क्या सिस्टम लाने वाले हो, सीधा घुसा दिया है। मतलब कबड्डी खेल रहे होते और हमें क्या, जा जा तू रेड पाड़ने जा, हम प्लेयर है ही नहीं उसमें। पहले हमें सिखाओ, शरीर बनाने दो, फिर हमें वहां पर भेजो। वैसे ही ये एक एजुकेशन सिस्टम है। आप जो नई मेथड लाते हो तो पहले हमें सिखाओ, लोगों को इंट्रोड्यूस करो, लोगों के मंतव्य लो, जिसको उसमें जीना है उससे पूछो। पर नहीं, हमारी दादागिरी चलेगी, जिकास जिकास जिकास, उसके नाम पर रकास ही है। मतलब अभी जिकास के नाम सुनते ही हमें मन में हो जाता है कि मुझे फॉर्म भरना ही नहीं, ये मैं एंड तक पहुंचूगी ही नहीं। मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ अभी, आप भी अपने आजू बाजू में कर रहे होगे, पर विद्यार्थी का बोलना तो अभी जरूरत है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जितना मुझसे बनता था, विद्यार्थियों के जो प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उसमें मेरा मंतव्य कहीं गलत भी हो सकता है, तो आप सब उसमें अपना विचार रख सकते हैं। और जो बात आखिरी में मैं कहना चाहूंगी, विकास है वो हमारे कोई स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। जो ये भ्रष्टाचार है उसकी वृद्धि के लिए विकास जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और अब भी हम नहीं बोलेंगे तो ये होता ही रहेगा। तो एक आवाज एक स्टूडेंट की तरह से हम अपने घर से, अपने मोहल्ले से और अपने स्कूल कॉलेज से उठा सकते हैं, और ये जो भयंकर ये वावाजोड़ा गुजराती में बोल सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।